हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड यानी कि उपनिवेशवाद और देहात के ऊपर बेस्ड क्विज जो कि थीम 10 से ली गई है। और इसका पहला पार्ट जो है हम करेंगे, इसमें 10 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं क्विज को। तो पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया, यानी कि व्हेन वाज द इस्तमरारी सेटलमेंट इम्प्लीमेंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऑप्शन ए है 1797 ईस्वी में यानी कि 1797 एडी। ऑप्शन बी है 1795 ईस्वी यानी कि 1795 एडी। और ऑप्शन सी है 1799 ईस्वी यानी कि 1799 एडी। और ऑप्शन डी है 1793 ईस्वी यानी कि 1793 एडी। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा आंसर जो ठीक है, यानी कि जिस सन में इस्तमरारी बंदोबस्त जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था वो सन कौन सा है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, 1793 ईस्वी यानी कि 1793 एडी। तो 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त यानी कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था। यहाँ पर ये जो लोगो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो आपको दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने वाले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इम्प्लीमेंटिंग द इस्तमरारी सेटलमेंट। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, और ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, और ऑप्शन डी है लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस या लॉर्ड कॉर्नवालिस भी कहते हैं जिनको। तो यहाँ पे चित्र में लॉर्ड कॉर्नवालिस दिखाए गए हैं जिन्होंने बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त यानी कि स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इस्तमरारी बंदोबस्त में जमींदार का क्या स्थान था, यानी कि व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ जमींदार इन इस्तमरारी सेटलमेंट। तो ऑप्शन ए है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो नौकर था यानी कि सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बी है जमीन का मालिक था यानी कि लैंड ऑनर था। सी है राजस्व समाहर्ता था यानी कि रिवेन्यू कलेक्टर था। और डी जो है खेती करने वाले किसान था यानी कि फार्मिंग फार्मर था। तो यहाँ पे समाहर्ता शब्द का मतलब है इकट्ठा करने वाला। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर सही है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, राजस्व समाहर्ता यानी कि रेवेन्यू कलेक्टर। तो जमींदार जो है वो कहलाता था राजस्व का संग्रह करने वाला यानी कि रेवेन्यू कलेक्टर। तो जमींदार के अंडर में जितने भी गांव होते थे जो कि काफ़ी संख्या में होते थे और लगभग 400 तक गांवों की संख्या इसके अधीन होती थी। तो एक तरह से ये छोटा मोटा एक राजा ही होता था। तो इसके कार्य क्या था कि उन 400 गांव या जितने भी गांव उसके अधीन हैं उन अधीन गांवों के से जो है वो राजस्व का कलेक्शन करता था और उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को वो जमा कराता था। तो इस तरह से इसका कार्य जो है वो राजस्व समाहर्ता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्धमान में नीलामी की घटना कब हुई, यानी कि व्हेन डिड द ऑक्शन हैपेंड इन वर्धमान। तो ऑप्शन ए है 1793 ईस्वी यानी कि 1793 एडी। बी जो है 1795 ईस्वी यानी कि 1795 एडी। ऑप्शन सी है 1799 ईस्वी यानी कि 1799 एडी। और ऑप्शन डी है 1797 ईस्वी यानी कि 1797 एडी। तो आपको बताना है कि वर्धमान में जो नीलामी हुई थी जमींदार की संपदाओं की वो 1793 में, 95 में, 97 या 99 में से किस सन में हुई थी। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है डी 1797 ईस्वी यानी कि 1797 एडी में ये जो नीलामी की घटना हुई थी। तो इसमें वर्धमान के जमींदार की भू संपदाएं जो है नीलाम कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वर्धमान की नीलामी क्यों रद्द की गई? वाई वॉज द वर्धमान ऑक्शन कैंसल्ड? तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है ए है कि नीलामी में पूरी रकम नहीं मिल पाई थी, यानी कि जितनी कंपनी को उम्मीद थी उतने पैसे नहीं मिल पाए। द ऑक्शन वाज नॉट रिसीव्ड इन फुल। और बी है नीलामी गैरकानूनी थी, यानी कि ऑक्शन वाज इलीगल। और ऑप्शन सी है जमींदार अदालत से स्टे ऑर्डर ले आया, यानी कि जमींदार हैड गॉट स्टे ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। और डी है 95% नीलामी फर्जी थी, यानी कि 95 सेपीरियस वर फेक। तो इसका जो आपको जवाब देना है कि ABCD में से कौन सा जो है सही आंसर है, तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि 95% नीलामी जो है वो फर्जी थी। तो यहाँ पर ये बता देना ज़रूरी है कि जब वर्धमान में नीलामी हुई और नीलामी पूरी तरह से हो गई थी, उसके बाद वहाँ के कलेक्टर को पता लगा कि इसमें जो ज़्यादातर नीलामी करने वाले हैं वो जमींदार के ही नौकर या एजेंट हैं। और ये इस तरह से 95% तक जो संपदाएं थी वो दोबारा से जमींदार के लिए ही खरीद ली गई थी। तो इसीलिए जो है उसने इस ऑक्शन को कैंसिल कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्तंभरारी बंदोबस्त लागू करने के पीछे कंपनी की क्या सोच थी? यानी कि व्हाट वाज द कंपनी थिंकिंग बिहाइंड इम्प्लीमेंटिंग द परमानेंट सेटलमेंट? तो ऑप्शन ए है कृषि में निवेश बढ़ाने के लिए संपत्ति पर अधिकार देना जरूरी था, यानी कि टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इट इज़ नेसेसरी टू गिव राइट्स ओवर प्रॉपर्टी। और बी है राज्य अपने दावे में वृद्धि करके निवेशकर्ता से लाभ की राशि नहीं छीन सकता था, यानी कि द स्टेट कुड नॉट टेक अवे द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टर बाय इंक्रीजिंग इट्स क्लेम। और सी है ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर जोतदार और जमींदारों का एक ऐसा वर्ग कंपनी के बनेगा जो कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा, यानी कि द क्लास ऑफ जोतदार्स, जिन्हें हम लैंडलॉर्ड्स भी कह सकते हैं, एंड जमींदार्स विल ऑलवेज रिमेन लॉयल टू द कंपनी आफ्टर गेटिंग अपब्रिंगिंग एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि स्तंभरारी बंदोबस्त लागू करने के पीछे कंपनी का ABC या डी में से क्या सोच थी, क्या उनका उद्देश्य था कि वो कृषि में निवेश बढ़ाना चाहते थे, या कंपनी ने इतना मतलब ऐसा लंबे टाइम के लिए टैक्स फिक्स कर दिया था कि वो उसको बढ़ा नहीं सकते थे, इसीलिए जो उसमें इन्वेस्ट करते अपना पैसा वो जो है उनको पता था कि हमारे को लाभ जो है वो उसकी राशि को वो कंपनी बढ़ाकर अब आगे नहीं ले पाएगी, ये सोचकर वो उसमें और निवेश कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी था कि जब हम उन्हें कृषकों को, जोतदारों, जमींदारों को ज़मीन का हक दे देंगे, मालिकाना हक दे देंगे और उनको जो है कमाई का एक जरिया बना देंगे, तो हमसे पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर ये वर्ग हमेशा कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा। या सारे ही कारण ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी ऑप्शन ठीक है। तो A, B और C तीनों ही कारण जो है इसमें दिए गए हैं वो सही हैं, और क्योंकि तीनों कारण सही है इसलिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्तंभरारी बंदोबस्त में जमींदारों द्वारा राजस्व में चूक के क्या कारण थे? यानी कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द रेवेन्यू लैप्स बाय द जमींदार्स इन स्तंभरारी सेटलमेंट?
तो ऑप्शन ए है राजस्व की आरंभिक मांग बहुत ऊंची थी, यानी कि इनिशियल डिमांड्स और रेवेन्यू वाज वेरी हाई। बी है उपज की कीमतें कम होने से रैयत के लिए जमींदार की देनदारियां चुकाना मुश्किल था, यानी कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द यील्ड प्राइस इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर जमींदार्स टू पे द लायबिलिटीज़। और सी है जमींदार की शक्ति को राजस्व इकट्ठा करने और जमींदारी का प्रबंध करने तक सीमित कर दिया गया था, यानी कि द पावर ऑफ द जमींदार आर लिमिटेड टू कलेक्टिंग रिवेन्यू एंड मैनेजिंग इट्स जमींदारी। और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको इसका उत्तर देने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि राजस्व की आरंभिक मांग ऊंची होने का मतलब है कि कोई लंबे टाइम के लिए कर निर्धारित कर दिया गया था, इसीलिए शुरू में जब ये लागू किया गया तो लोगों को बहुत अधिक लग रहा था, और उस समय क्योंकि उपज के रेट कम थे तो इसीलिए उनको चुकाना भी मुश्किल पड़ रहा था, और जिम्मेदार की शक्तियां जो थी, जो न्याय व्यवस्था पुलिस आदि की थी, वो भी कम कर दी गई थी। तो इस वजह से जो है जमींदार की पावर कम कर दी गई थी, तो इस वजह से जो है वो नहीं चुका पाते थे, या वो सारे के सारे कारण इसके पीछे थे। तो आपको बताना है कि ABCD में से क्या विकल्प होगा, तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन ठीक है, यानी कि A, B और C तीनों ही कारण सही हैं इसके पीछे कि वो समय से क्यों नहीं चुका पाते थे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या उपाय किए, यानी कि व्हाट मेजर्स डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी टेक टू कंट्रोल द जमींदार्स। तो ऑप्शन ए है जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग करना, यानी कि डिजॉल्व द ट्रूप्स ऑफ द जमींदार्स। बी है जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस व्यवस्था की शक्ति छीन ली गई, यानी कि द पावर ऑफ लोकल जस्टिस एंड लोकल पुलिस सिस्टम वाज टेकन अवे फ्रॉम द जमींदार्स। और सी है सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया, यानी कि कस्टम ड्यूटी वाज एबॉलिश्ड। और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ABCD में से क्या सही है, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है जमींदार का वो अधिकारी जो गांव से राजस्व वसूल करता था क्या कहलाता था, यानी कि व्हाट वाज द जमींदार ऑफिसर हु यूज्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द विलेज। तो ऑप्शन ए है मंडल, बी जोतदार, सी अमला और डी अधिहारा। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा वो अधिकारी था जिसकी जिम्मेदारी जमींदार ने लगा रखी थी गांव से किसी से राजस्व वसूल करने के लिए। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी अमला। तो अमला वो अधिकारी था जो गांव में जाकर वहाँ से जमींदार के लिए वहाँ से राजस्व इकट्ठा किया करता था, यानी कि वसूली का कार्य अमले के हाथ में था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है कि धनवान रैयत जिसके पास बहुत ज़मीन होती थी क्या कहलाती थी, यानी कि व्हाट वाज द रिच रैयत हु ओन्ड ए लॉट ऑफ लैंड। तो ऑप्शन ए है जोतदार, बी है मंडल, सी है बटाईदार और डी है अधियारा। तो आपको बताना है कि कौन सा वो धनवान रैयत थी जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, उसे क्या नाम दिया जाता था, यानी कि धनवान रैयत को क्या कहते थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए जोतदार। तो जोतदार वो धनवान रैयत थी जिसके पास बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने इसे देखने के लिए जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आप अपने स्कोर को कैलकुलेट कीजिए और इसमें कमेंट बॉक्स में कैलकुलेट करके बताइए कि 10 में से आपको कितने अंक मिले हैं। अगर आप मेरे चैनल गुरुदेव क्लासेस पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों और साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।